अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्रेसिव पाकिस्तान के साथ मैं हूं फ़रूक शेख। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। सामीन व नाज़रीन, प्रोग्रेसिव पाकिस्तान में मेरी आपके साथ मुलाकात हर सोमवार से लेकर जुमे तक दोपहर 1 बजे हुआ करती है और मुख्तलिफ मौज़ूआत के हवाले से बात की जाती है। प्रोग्रेसिव पाकिस्तान एक ऐसा प्रोग्राम है जिसे बहुत कुछ सीखने और सिखाने को मिलता है। सीखने और सिखाने की इस चीज़ को बरकरार रखते हुए आज भी हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आज प्रोग्रेसिव पाकिस्तान में हम ख़ास तौर पर बात करेंगे कि हमें क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए, यानी कि हम कंटेंट के हवाले से बात करेंगे। उसमें डिफरेंट फेजेस आते हैं, डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशंस हैं जिनको डिस्कस किया जाएगा। उसमें न्यूज़पेपर की बात की जाएगी, उसमें रेडियो की बात की जाएगी, एफएम की बात की जाएगी और साथ में टेलीविज़न या सोशल मीडिया को भी डिस्कस करेंगे कि मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ तरह का कंटेंट दिया जाता है। वो कंटेंट किस हद तक ज़रूरी होता है या गैर ज़रूरी होता है और उस कंटेंट के या उन अल्फाज के हमारी ज़िंदगी के ऊपर क्या असरात मुरतब होते हैं, आज इस मौजू के ऊपर बात की जाएगी। प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आप डायल करते हैं हमारे राब्ते के नंबर 0334 1966 966 यानी 03341 966 966। तो जनाब, आज के मेहमान के साथ आपको मिलवाते हैं। आज हमने स्टूडियो में ख़ास तौर पर दावत दी है तैयब हुसैन साहब को। तैयब साहब जो हैं वो रेडियो ब्रॉडकास्टर हैं और गुज़िश्ता 8 साल से रेडियो की फील्ड के साथ वाबस्ता हैं। और जब रेडियो प्रेजेंटर होते हैं तो ख़ास तौर पर बहुत सारी चीज़ों का ख्याल भी रखना पड़ता है। तो मैं सबसे पहले तो वेलकम करूँगा तैयब भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपने कीमती वक्त दिया आज के शो के लिए। मैं सर रेडियो के हवाले से आपका एक्सपीरियंस जानना चाहूँगा कि गुज़िश्ता 8 सालों में रेडियो ने या रेडियो की दुनिया ने तैयब हुसैन को क्या सिखाया। सबसे पहले तो सुनने वालों का बहुत शुक्रिया। और रेडियो ने हमें क्या सिखाया इन 8 बरस में, मेरा ख्याल है कि हमें एक जो सबसे पहले रेडियो का इम्पैक्ट जो मिलता है कि वो हमें पॉलिश करता है। हम उजड़ और गवार होते हैं अपनी अपनी ज़िंदगियों में, लेकिन जब हम एक रेडियो स्टेशन में और फ्रिक्वेंसी की दुनिया में आ जाते हैं तो यकीनी तौर पे हमें रख रखाव संभालना आ जाता है, हमें लफ्ज़ों का इंतखाब करना आ जाता है, हमें किसके सामने क्या बात करनी है और क्या कहनी है और क्या सुननी है, ये आ जाता है। और ख़ास तौर पे रेडियो में जो सबसे बड़ा चेंज हम में लाया जाता है वो ये होता है कि हम अपने छोटे से सेंटेंस के साथ अपना डीप और लार्जर इम्पैक्ट किस तरह रख सकते हैं। बिल्कुल सही। तो इस हवाले से रेडियो ने बहुत ज़्यादा काम किया और पॉलिश किया हमें। अब जैसे कहा जाता है कि जैसे लिसनर्स होते हैं वैसे ही प्रेजेंटर्स होते हैं, या फिर हम टेलीविज़न के हवाले से जब भी बात करते हैं तो ये सुनने में मिलता है कि शायद लोग ऐसा ही कंटेंट देखना चाहते हैं, इसलिए इस टाइप का कंटेंट बनता है। तो क्या ऐसा ही है? आप इस बात को किस हद तक अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या बनाने वाले वो बनाते हैं जो लोग सुनना या देखना चाह रहे होते हैं? अच्छा, इसमें डिफरेंट ओपिनियंस हैं और बड़े बड़े नाम हैं इसमें ओपिनियंस रखने वालों के, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह एक छोटा बच्चा होता है, अगर आप उसको फीड करना शुरू करते हैं, जो आप उसके खाने खिलाना शुरू करते हैं, वो बचपन से उसकी पुख्ता आदत होते 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 उसके आखिरी सांस तक वो आदत उसके साथ रहती हैं। बिल्कुल सही। हमारे प्रोड्यूसर्स, हमारे कंटेंट राइटर्स हमारी पब्लिक को वो दिखा रहे हैं जो वो खुद चाह रहे हैं। बिल्कुल सही। पब्लिक के लिए देखिए, आपके करंट अफेयर्स हैं, न्यूज़ शोज़ हैं, पॉलिटिकल शोज़ हैं, स्पोर्ट्स शोज़ हैं, मॉर्निंग शोज़ हैं, नाइट शोज़ हैं, ट्रांसमिशंस हैं, रमज़ान ट्रांसमिशंस हैं, मैराथन ट्रांसमिशंस होती हैं। तो डिपेंड करता है कि हम क्या दिखाना चाह रहे हैं, हमारी साइकी क्या है, और हम उसे ट्रेंड में लेके आकर पब्लिक तक पहुंचा देते हैं। जब उसे पब्लिक में पजीराई मिलती है तो हम कहते हैं देखिए जी, पब्लिक ये चाहती है, पब्लिक ये नहीं चाहती है। आज आप अगर हम देखते हैं तो हमारे टीवी चैनल्स पे जो ज़्यादातर शोज़ चल रहे हैं उसमें हम कितने एनालिसिस को बिठा रहे हैं, बिल्कुल, कितने साइंटिस्ट बैठ रहे हैं, हमारे कितने एजुकेशनिस्ट बैठ रहे हैं। आवाम चाहती है देखना, लेकिन हम उनको प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं वो। तो ये जो एक तासुर दिया जाता है जी, पब्लिक ये चाहती है, पब्लिक ऐसा गलत है। ये तासुर बिल्कुल गलत है। देखिए भाई, रेडियो प्रेजेंटर्स का क्रिएटिविटी के साथ कितना गहरा ताल्लुक है? उतना ही है जितना किसी जिंदा इंसान के लिए सांस का। अच्छा, अगर आपके पास क्रिएटिविटी नहीं है और आप मोनोटनस का शिकार हो रहे हैं और खुद भी कर रहे हैं, लोगों को रिटार्ड कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है लोग जल्द उकता जाएंगे आपसे। हम रेडियो प्रेजेंटर्स या जो आम लोगों की जुबान में रेडियो जोकी या आरजे जो होते हैं, मुझे याद है कि मैं गवर्नमेंट रेडियो पे था और मेरे ट्रेनिंग डेज में थे, तो मुझे एक सीनियर आरजे ने कहा कि अब आपसे मुखातिब होंगे तैयब हुसैन। तो तैयब कैसे हैं आप? तो मैंने कहा जी मैं ठीक हूँ। तो कहते बताइए मौसम कैसा है? तो मैंने कहा मौसम बहुत अच्छा है। तो उन्होंने कहा कि तैयब हुसैन अब आपको बताएंगे कि रंग कितने होते हैं। अच्छा। और मैंने वही तिफलाना जवाब कि जी रंग तो 7 होते हैं जी, नीला, पीला, हरा, सुर्ख, लाल।
और उन्होंने मुझे माइक ऑफ किया, फीडर नीचे किया और मुझे सजा दी और उनका धूप में खड़े हो जाके। अच्छा। और मैं वो गवर्नमेंट रेडियो के बागीचे में खड़ा हो गया धूप में, टाई शाई लगाई हुई, और मैं बड़ा एम्बेरस फील हो रहा। और वहाँ से जब वापस आया 5 मिनट बाद तो कहते समझ में आया रंग क्या होते हैं? तो मैं कहा जी हाँ बिल्कुल। तो कहते हैं सॉरी हम डिस्कनेक्ट हो गए थे कुछ तकनीकी मामलात की वजह से, तैयब आपको दोबारा बताएंगे रंग क्या होता है। तो मैंने उनसे कहा एक रंग होता है शर्मिंदगी का, एक होता है एहसास का, एक होता है फख्र का, एक होता है तकब्बुर का। तो रंग तो उन्होंने हमें ये सिखाया कि आपने वो बात नहीं करनी जो सबको पता है, आपने रेडियो पे कुछ नयापन लेके आना है। 7 रंग तो कहते हैं फर्स्ट क्लास के बच्चे को भी पता है। बिल्कुल। तो आप फिर रेडियो पे क्या कर रहे हैं? जो लोग आपको सुन रहे हैं कीमती वक्त निकाल के, तो उनके लिए कुछ नया इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए, इनोवेटिव होना चाहिए, ताकि वो आपके साथ कनेक्ट रह सकें। बिल्कुल सही सर। और क्यूरियोसिटी इसमें रह सके कि वो क्या कहने वाला है। सर अच्छा, आपको आपके सीनियर्स ने सिखाया, ये सिखाने वाला एलिमेंट जो है ये बड़ा ज़रूरी है जी। और आज के दौर में सिखाने का एलिमेंट जो है वो मुझे लगता है कि शायद कहीं गुम हो गया है। और हमारे जितने भी न्यू कमर्स हैं, मैं ख़ास तौर पर बड़ी माजरत के साथ ये बात करता हूँ कि जितने भी हमारे न्यू कमर्स हैं, एक तो उनमें पेशेंस इस हवाले से थोड़ा कम है, सेकेंडली सोशल मीडिया के ऊपर जिस टाइप का कंटेंट होता है उसको देखने के बाद हमें ये लगता है कि हम बहुत कुछ अच्छा जानते हैं आपसे और आपसे अच्छा प्रेजेंट कर सकते हैं। सो ये जो ओपिनियन है ये किस हद तक डिस्ट्रैक्ट करती है या फिर एक्सप्लॉइट करती है उन लोगों को जो रेडियो, टेलीविज़न या सोशल मीडिया के ऊपर अपना कंटेंट प्रेजेंट करते हैं? अच्छा, इसमें ये है, मेरा ख्याल ये है, मेरी ओपिनियन ये है कि सिखाने वाले आज भी मौजूद हैं, सीखने वाले नहीं रहे। ठीक। और इल्लामा इकबाल ने बहुत सालों पहले कह दिया कोई काबिल हो तो हम शाने कही देते हैं। जब तक सीखने वाले में वो शौक और वो लगन नहीं होगा ना, आप सिखा नहीं पाएंगे। आप दीवारों को सबक नहीं पढ़ा सकते हैं। कुछ सीखने को तैयार होगा तो ही आप किसी को कुछ नॉलेज दे सकते हैं। अब हम में जो शौक और लगन था वो आज के लोगों को, जिस तरह कि आपने बात की, मैं उसको सेकंड करूंगा कि सोशल मीडिया है या शॉर्ट वेज ढूंढते हैं, क्विक वेज ढूंढते हैं, तो कहते हैं हम आएँ और छा जाएँ और फेसबुक पे और सोशल मीडियाज़ पे और रेडियो पे हमारे हर तरफ हमारा नाम लिया जा रहा हो। ऐसा नहीं है। हमने बात के स्टार्ट में एक बात की थी कि गवर्नमेंट रेडियो पे जब हमारी जॉब्स हुई तो फॉर 6 मंथ्स हमें सिर्फ ऑब्जर्वेशन के लिए साथ बिठाया गया। ठीक। हमने अपने घरों में पहले दिन कहा कि हम आरजे बन गए। रेडियो वालों ने कहा कि अभी 6 महीने तो आपने सिर्फ सुनना ही है। बिल्कुल सही, आपने सुनना ही है। और वो ख्वाब टूटा हमारा जो पहले दिन हम लेके चलते कि आज हमने जाना और माइक पे बोलने लग जाना है। हमें हर प्रोग्राम की स्लॉट में बिठाया गया, मॉर्निंग शोज में, स्पोर्ट्स शोज में, पॉलिटिकल शोज में, न्यूज़ में, डिबेट शोज में, रेडियो ड्रामाज में, तब जाके कहीं कंपोज फॉर्म में एक आरजे या एक रेडियो प्रेजेंटर सामने आता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। चूंकि लर्निंग फेज है तो उसमें कम से कम आपके अंदर ये टॉलरेंस भी होना चाहिए कि आपने सीखना है। और जब आप इस लगन के साथ कहीं भी बैठते हैं तो आप कुछ ना कुछ लाजमी सीख कर जाते हैं। और मेरा ये मानना है कि जब आप कहीं पर भी अपना टाइम देते हैं और सबसे ज़्यादा आपके पास अगर कोई चीज़ कीमती है तो आपका वक्त है। बिल्कुल सही। जब आप किसी को वक्त देते हैं और वो वक्त कभी भी आपका रायगा नहीं जाता, वो कुछ ना कुछ आपको लर्निंग लाजमी देता है। सेकेंडली, जब हम डिफरेंट फेजेस की बात करते हैं, मैंने अपने इंट्रो में जैसे बात की, हम न्यूज़पेपर की बात करते हैं, हम रेडियो की बात करते हैं, जो टिपिकली जिसे हम कहते हैं कि रेडियो पाकिस्तान के ऊपर जो प्रोग्राम्स होते थे, जिस टाइप का कंटेंट नशर किया जाता था, वो वाकई आज भी अहमियत रखता है। आप आज भी किसी ऐसे शख्स से जिसने रेडियो पाकिस्तान के उन ड्रामास को सुना हुआ है, उन प्रोग्राम्स को सुना हुआ है, तो आप उनके बारे में जब भी बात करेंगे तो ऐसा लगता है शायद वो उसी फेज़ में वापस चले गए। सर, इतना स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट रेडियो दे सकता है, तो आहिस्ता आहिस्ता हमने अपना वेटेज लूज़ कर दिया, ये क्या हुआ? हमें टीवी पे जितने भी बड़े नाम नज़र आते हैं, लिटरेरी हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, अशफाक साहब हों उसमें, इब्न इंशा हों उसमें पितरस बुखारी हों, बानो कुदसिया साहिबा हों उसमें, निज़ामुद्दीन का नाम हो, रेडियो जब तक सुनने वाले मौजूद रहे तब तक रेडियो इम्पैक्टफुल रहा। अब बात यह है कि जिस तरह, अब मैं इसके खिलाफ भी नहीं हूँ कि मौजूदा ज़माने में तरक्की जो हो रही है, तरक्की होती रहती है, लेकिन आप ये देखिए कि रेडियो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कभी भी स्विच ऑफ नहीं होता है। टीवी पे नशियात हमारे बचपन में ख़त्म हो जाती थी रात के खबरनामे के बाद और सुबह 5-6 बजे उसका स्टार्टर होता था 7 बजे। रेडियो उन दिनों में भी 24 आवर्स काम करता था। सही। वर्ल्ड वाइड अगर देखें हम तो आपको नज़र आता है कि ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन जो है BBC, वो 24/7 थ्रू आउट वो चलता रहता है। जंग के ज़माने में रेडियो चलता रहता है, टेलीविज़न ऑफ हो जाता है। हमने देखा 65 के सर्वाइवल में हमारे लिए रेडियो ने बहुत प्रेजेंट किया। रेडियो करने वाले आज भी मौजूद है। अगर आप रेडियो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, जो फ्रिक्वेंसी AM है,
बिल्कुल। तो उस पे आज भी रेडियो ड्रामाज हो रहे हैं। और मैं आपको एक ट्रुथ रिवील करता हूँ कि मेरा करियर या मेरी सिलेक्शन ऑफ वॉइस जो थी वो एक रेडियो आर्टिस्ट के तौर पर हुई, जिसमें मैंने एक ड्रामे में परफॉर्म किया था। अच्छा, जबरदस्त। और मैंने वहाँ पे परफॉर्म किया, एक छोटा सा चंक मैंने करमू का बोलना था, और वो मैंने बोला, और वो वहाँ से आवाज़ क्लिक होते होते प्रोड्यूसर साहब कान में गई कि यार ये तुम शो ये कर सकते हो, तो तुम आरजे क्यों नहीं बनते, रेडियो प्रेजेंटर क्यों नहीं बनते। रेडियो ड्रामा आज भी एक्टिव है। बात यह है कि क्या हमारे मोबाइल्स में रेडियो AM है, हमारे मोबाइल्स में रेडियो फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन ही है। बिल्कुल सही। लेकिन सर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के ऊपर हम कंटेंट तो वैसा दे सकते हैं कि नहीं, या बिल्कुल तो दे पुराना सकते हो गया? बिल्कुल दिया जा सकता है। बात यह है कि कुछ लिखने वाले नहीं रहे हैं वैसे। आप पुरानी तहरीर को प्रेजेंट करते हैं, बहुत सारों ने उस पर देखे हैं, टीवी ड्रामा सीरियल थे, अंधेरा उजाला, बिल्कुल ठीक है जी, वो सारे स्क्रिप्टेड थे और वो किताबों से माखज होते थे। आज दी कहानी एमलिन कासमी का, वो सारे उनके अफसाने थे, कपास का फूल और इस तरह के जो उनके किताबें थी, तहरीर थी, तो वहाँ से उसको ड्रामाटाइज किया जाता था। आजकल अगर आप देखेंगे ट्रेंड के मुताबिक तो लोग ड्रामाटाइजेशन की तरफ आते ज़रूर हैं, फिर इनको वोकल वैसा नहीं मिलता। अब लड़के और लड़कियां जो नए हैं, यंगस्टर्स, अगर मैं कहूँ कि किसी भी लड़की से मैं कहता हूँ कि आपने काम वाली का किरदार अदा करना, तो ये नहीं, मैंने काम वाली का नहीं, मुझे लोग सुन रहे हैं वो क्या कहेंगे काम वाली। तो लोग जब ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे और मैं ये रोल करें, तो शायद फिर उससे वो बागी हो जाते हैं लोग। बिल्कुल सही। सर ट्रांसफॉर्मेशन की हम बात करें, आपने जिक्र किया रेडियो का या AM का, फ्रीक्वेंसी की जब हम बात करते हैं, AM से FM की तरफ जब हम शिफ्ट करके, तो उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें हमने शायद पीछे छोड़ दी। क्या लगता है कि हमने जिन चीज़ों को पीछे छोड़ा है, क्या वक्त के साथ साथ ये तब्दीली ज़रूरी थी अपने आप को अपडेट रखने के लिए? तब्दीली हर दौर में ज़रूरी होती है। देखिए, हम रोज़ एक ही खाना रोज़ भी नहीं खा सकते, हम एक ही लिबास रोज़ भी नहीं पहन सकते। हम गारों के दौर से, केवेज से लेके, स्टोनेज से लेके आज हम हवा में उड़ने के काबिल हो चुके हैं। बिल्कुल। बात यह है क्या FM पे अपना किरदार अदा करने वालों ने AM को उस तरह संभाला है? क्योंकि आपके लिए भी ये बात कोई नई नहीं होगी, या हम दोनों के लिए, लेकिन सुनने वालों के लिए नई हो सकती है कि FM पे वही लोग आए थे जो AM में थे। नए लोग, नए अपॉइंटमेंट्स नहीं थी, वही लोग स्विच किए गए थे जो AM में तजर्बा रखते थे। बिल्कुल सही। रेडियो वाले लोग FM पे आए थे, नए वैकेंसीज नहीं आई थी, नए लोगों को मौका नहीं दिया गया था, और ना वो बनता भी था। तो फिर बात यह है, क्या FM पे जो फर्स्ट बैच आया फैसलाबाद में, और हमने देखा 2002 में इवन, तो क्या उन लोगों ने AM को यकसर भुला दिया था? क्या वो इस बात में आ गए थे कि अब हम एक नई चीज़ है, अब उभरते हुए दौर में हम लोग स्टार्स हैं? तो फिर जहाँ पे मैं समझता हूँ कि जहाँ पे आपके राइवली शुरू हो जाए, जहाँ पे डिफरेंसेस ढूंढने लग जाए, तो फिर वहाँ पे एक को तो हारना पड़ता ही है। बिल्कुल सही है। तो ये भाई कंटेंट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जब हम रेडियो की बात करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा केयरफुल होना पड़ता है कि हमने क्या बोलना है, हमारे पास अल्फाज क्या होने चाहिए, अदायगी क्या होगी, सिलेक्शन क्या करनी है, और किस चीज़ को नहीं हमने करना। इस मामले में बड़ा केयरफुल होना पड़ता है। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि शायद हम जब भी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर या FM की बात करते हैं, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें एकदम से स्विच कर गई हैं, और जो प्रेजेंटर्स हैं जिनको हम RJ का नाम देते हैं, चूँकि मेरी इस हवाले से रिसर्च भी रही है रेडियो के ऊपर, तो जो प्रेजेंटर्स हैं, मेरा शुरू से ये इख्तलाफ भी रहा है। हम सारे दोस्त हैं, कभी बैठते हैं तो बड़े लाइटर नोट के ऊपर डिस्कशन भी होती है कि हम क्या स्क्रिप्टेड कर सकते हैं, ये पॉसिबल है कि जो कंटेंट दिया जाता है वो स्क्रिप्टेड हो, या फिर ज़रूरी है कि जब भी माइक ओपन हो हम फिलबदी सब कुछ करेंगे? इसमें दो बातें जो हैं वो मैं इंटरलिंक करूँगा। अगर तो हम बात कर रहे हैं रेडियो पाकिस्तान की, चाहे वो AM हो या FM हो, ठीक, तो रेडियो पाकिस्तान का चूँकि हम हिस्सा रहे, तो वहाँ पे आज तक ये रिवायत कायम है कि वहाँ पे प्रेजेंटर को टॉपिक्स दिए जाते हैं। बिल्कुल सही। टाइटल दे दिया जाता है, बोलना आपने, और हर 15 मिनट्स के चंक के बाद आपको एक रजिस्टर में लिखना होता है कि मैंने ये बात की है। उस पर चेक एंड बैलेंस है। सही। तो इसलिए रेडियो प्रेजेंटर वहाँ पे जो है वो बड़े मुतात होके बोलते हैं। अब आ जाते हैं हम फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन पे, जो प्राइवेट। सर क्या ये चेक एंड बैलेंस होना चाहिए? हाँ, मैं इसी को कंटिन्यू करता हूँ। अब हम फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन की तरफ आते हैं, जो प्राइवेटाइजेशन हो गई, जो प्राइवेट चैनल्स आ गए। कुछ हमारी किस्मत ये है कि जब हम रेडियो स्विच ऑन करते हैं अपने फ्री टाइम में, लेजर टाइम में, तब हम वो नॉर्मली रात के शोज होते हैं या शाम के होते हैं, क्योंकि दिन में हम ऑफिस में, जॉब्स में एंगेज होते हैं। शाम के टाइम में नॉर्मली वही RJ आते हैं जो आपको एंटरटेन कर रहे हो। ठीक है, ठीक है जी। अगर आप गुंचा शौक सुनते रहे इस्लामाबाद से रात 12 से 2 बजे की स्लॉट, तो फिर वहाँ पे आपको ठहराव मिलेगा।
बिल्कुल सही, ये भी वेरिएशन है। ऐसे ही है। आरजे या आरपी या रेडियो प्रेजेंटर बनने के लिए जो हमें सबसे पहला दर्स दिया गया था ऑन वेरी फर्स्ट डे ऑफ ट्रेनिंग, उन्होंने ये कहा था कि रेडियो इज नॉट अबाउट व्हाट टू टॉक, ओके, रेडियो इज ऑल अबाउट व्हाट नॉट टू टॉक। नॉट टू टॉक, यस, जो बात नहीं करनी वो रेडियो है। बिल्कुल बिल्कुल सही, रेडियो वो है जो बात नहीं करनी है। और मेरा ख्याल है इसी बात को फॉर्मुलाइज करके जहन में रखकर आज 8 बरस के सफ़र में हम यहाँ तक पहुँच सके। बिल्कुल सही है। अच्छा, जब भी हम किसी को भी क्रिटिसाइज तो खैर ना करते हैं, ना करना भी चाहिए इस हवाले से, सर कंटेंट जब भी दिया जाता है, अब हमारे पास जो इंस्पिरेशन है वो है सोशल मीडिया। हम सोशल मीडिया के ऊपर देखेंगे, जो देखेंगे वो अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर या अपने मीडिया के ऊपर उसको डिलीवर करेंगे। सो जो हमारे पास सिलेक्शन के लिए टूल है या फिर हमारा गाइडलाइन है हमारे पास, वो बिल्कुल सही है, दुरुस्त है, वहाँ से जो चीज़ें हम ऑप्ट करें? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक आम टर्मिनोलॉजी जो इस्तेमाल की जाती है कॉमन पब्लिक में, सिविलियंस में, लोगों में, कि यार ये सोशल मीडिया पे जो भी आ रहा है ना सब झूठ बकवास होता है। परसेप्शन ये है लोगों का। बिल्कुल सही। उसमें 1% की रेशो से आप ओके भी कर सकते हैं उसे। असल बात यह है कि रेडियो प्रेजेंटर की खुद की रिसर्च क्या है। क्या वो अपना शो प्लान करने से पहले कोई बुक, कोई तहरीर, कोई नॉवल, कोई स्क्रिप्ट, कोई सफ़ा पढ़ता है? क्या उसने ज़हन में सोचा कि आज बारिश हो रही है फैसलाबाद में, तो मुझे बारिश पे क्या बात करनी है, मुझे बारिश पे अच्छी तहरीर कहाँ से मिलेगी, मुझे अमनदीन कासमी को, इफ्तिखार आरिफ को, मुझे परवीन शाकिर को पढ़ के जाना है। बिल्कुल सही। असल बात यह है कि हमने इससे जॉब समझ लिया है कि हमने आना है, शोज़ करने हैं, एंटरटेन होना है और बस। मेरा ख्याल है कि जब आप और हम इस ट्रेनिंग से गुजरे हैं कि जब हमारा शो होता है तो दो दिन पहले ही हमारे ज़हन में होता है कि यार परसों शो है, क्या बात करनी, कौन से टाइम। और हमें याद है सर कि रेडियो पे ट्रेनिंग के दौरान हमें ये कहा जाता था कि आपने आना है शो से आधा घंटा पहले, आपने इवन यहाँ पे अपने सॉन्ग्स को भी क्यू करना है, सॉन्ग्स निकाल के अपने प्रोडक्शन को चेक करवाने हैं कि कौन से सॉन्ग्स आप चलाने लगे। बिल्कुल ऐसे ही है। 10-12 रिकॉर्ड्स आप रखते थे, ट्रैक्स, और कोई फरमाइश आ जाती थी शो में तो आप कहते थे इसे हम अगले शो में शामिल कर सकेंगे, आज प्रोग्राम के लिए क्यू लिस्ट ये है। ऐसे ही होता था। लेकिन आज जो सिनेरियो बन चुका है उसमें आप सर्च आउट करते हैं, कुछ कीज दबाते हैं और गाना आपके सामने आया था, उसमें डायलॉग्स भी आ जाते हैं, उसमें कमर्शियल भी आ जाता है, उसमें बहुत कुछ ऐसा है जो ऑन एयर नहीं होना चाहिए। तो रेडियो प्रेजेंटर जब खुद क्वालिटी पे कंप्रोमाइज करेगा तो फिर डेफिनेटली उसकी लिसनरशिप या उसकी स्ट्रीमिंग जो है वो भी इफेक्ट होगी। बिल्कुल सही सर। थिंग इज दैट रेडियो प्रेजेंटर के लिए प्रोड्यूसर का होना ज़रूरी है, जैसे टेलीविज़न के लिए होता है या डिफरेंट मीडियम्स के ऊपर होता है। हम जानते हैं कि हर रेडियो स्टेशन में एक प्रोडक्शन मैनेजर या प्रोड्यूसर होता है जिसका काम सिर्फ गाने चलाना है, जिसका काम ज़्यादा बेसिकली ये होता है कि उसने वो ट्रांसमिशन उस आरजे का, उस आरपी का, रेडियो प्रेजेंटर का शो सुनना होता है। बिल्कुल। और उसमें गलतियों को हाईलाइट करना होता है। उसने बताना होता है कि सर आपने 10 मिनट के चंक की जगह 12 मिनट का चंक बोला है, 4 मिनट का गाना चलाएंगे तो ये 16वां मिनट शुरू हो जाएगा, 15वां मिनट खत्म हो जाएगा। बिल्कुल सही है। लेकिन अब वो वैसा सीन रहा नहीं है, या होता भी है तो लोग कहते हैं अच्छा सर आपका शो चले, ठीक है सर कोई बात नहीं, आप करें सर, मैं ज़रा मोबाइल पे कॉल ले लूँ, मैं खाना खा लूँ। वो क्वालिटी वहीं से लूज़ होना वहीं से लूज़ हो जाती है। बिल्कुल सही है जी। कंटेंट के हवाले से गुफ्तगू जारी है और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं तैयब हुसैन साहब। तैयब साहब जो हैं वो रेडियो प्रेजेंटर हैं, गुज़िश्ता 8 साल से रेडियो की दुनिया के साथ वाबस्ता हैं, अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर रहे हैं और आज ख़ास तौर पर हम इनसे ये जान रहे हैं या सीख रहे हैं कि क्या कंटेंट रेडियो के ऊपर प्रेजेंट करना चाहिए, कितना केयरफुल हमें होना चाहिए जब माइक ओपन होता है और अल्फाज की अदायगी किस हद तक ज़रूरी होती है, और आपके पास मुतालिया आपका क्या कहता है कि आपने किन अल्फाज को इस्तेमाल करना है और किन को हज़फ करना है। तो जनाब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आप डायल करते हैं हमारे राब्ते के नंबर 0334 1966 966। यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू को जारी रखेंगे, कहीं जाइएगा मत, मिलते हैं इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। Assalamu alaikum everyone and welcome to Knowledge Connect, an official program of the University of Faisalabad, and I'm your host Dr. Amina Mehak. Today we are back with another episode to explore TUF, that is connecting to you for the brightest mindset, for the innovative thinkers, for the industry leaders, and today we have another esteemed guest. He is a Dean Faculty of Information Technology. He has served at multiple universities internationally and nationally, and he has ranked at one of the best
positions. And definitely, he is today with us to share his leadership thoughts. He has served not only as a faculty of dean, he has not only served at different universities as a head of department, he has also served as a researcher. He has number of publications. He's a data scientist. He has uh, capability to encourage the student. He is best at his entrepreneurship level. So definitely you will join. So stay tuned with us. Assalamu alaikum, sir. Thank you so much, sir, for coming. First of all, let us know about your department. What sets Department of Computer Sciences apart from the other departments of TUF? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Department of Computer Science is basically leading department of the TUF. As the TUF is getting a very good name in the market, correspondingly, Department of Computer Science is playing its requisite role to get the good name in the market. Right now, we are proceeding with around 1,600 students and a very healthy number of faculty as well. The staff of the students, I think, is quite good. So correspondingly, we have to be very careful about our faculty. Our faculty is comprised of one of the most competent bunch of people who are actually serving in academics in the local region. Do we have faculty from the outside of the university or alumni as well? Actually, most of the faculty is from the outside the university. Some of them are foreign qualified, some are local qualified, but the basic criteria is the competence, is their commitment, and their dedication towards the profession. Okay. That's what we are trying to ensure when we are hiring the faculty. Definitely. And since department is growing rapidly, we have to go again and again in the hiring process. And Alhamdulillah, I can state with the full confidence that right now we have the faculty that is more competent than any of the regional institution. What kind of labs do we have at TUF? Department of Computer Science, as you know, is comprised of the multiple programs. Okay. We are proceeding with the BS Computer Sciences. Okay. We have software engineering. We have information technology. We have data science, as well as we are proceeding with the BS artificial intelligence. So all of these programs have different requisitions of And they are all related and affiliated to HEC? Yeah, of course. We have got the accreditation of the CS and SE, and for the IT we are going this semester. While data science, as we have just begun, so we will go for the accreditation in the first or the second semester. I think the first intake will take in the fall 24, and simultaneously we are preparing for the accreditation. We have a good reputation in the HEC. One thing I must mention, that we went for the accreditation of the CS and SC, PSCS and Okay. SC, and Alhamdulillah, we got the accreditation for the last 3 batches, and it rarely happens. At least in this region, it has never happened again. Happened before. How do you engage your students from the theoretical to the practical? Yes, it's a very good question, especially as far as the domain of the IT and computer science is concerned. It is, I think, the fundamental sort of question. Yes. We are, specifically aligned with the curriculum provided by the HEC, number one. Number two, we have a very close eye over the international emergencies, the different developments which are happening inside the curriculums of the IT related domains and the programs. Keeping in view, we actually induct all those changes, all those moderations, all those developments in our curriculum, and you can easily imagine the way we proceed from this statement that during the last 2 years we have gone through the curriculum revision
I mean 4 or 5 times. It is so frequent. I don't think it happens so frequently in the rest of the institutions. Then, as you know, CS and IT is changing rapidly. Once you think you are expert in some sort of domain, but simultaneously you come to know that instantly you come to know that this is becoming past now. This is the era of the new domain. We have, as I said earlier, we have a deep eye, close eye over it, and curriculum revision is one of our strategy to prepare our students on the modernized basis. Number two, we are equipped with state-of-the-art labs. Okay. And I think I must appreciate the management of the TUF that they have provided us with a lab which is working with the GPUs. Okay. And GPU-based labs are rare in the area. We are working in I think in a private sector, it's quite difficult to manage GPU. I think for the students as well. I think there is no precedence. It's if I conclude, yes. There is no precedence. Okay. But Alhamdulillah, we got it quite easily. Okay. This shows a commitment of TUF management towards the modernization of the IT education especially. Okay. Okay. Simultaneously, we are working in blockchain. We are working in artificial intelligence. Artificial intelligence is everywhere. So, yes. Discussing something about AI, I don't think there needs some sort of the different. Because it's need of the hour. Discussion. Exactly. AI is everywhere. Yes. We have the projects in different domains. We have the expertise in different domains. We are trying to lead our students so that they could move towards the atmosphere of the entrepreneurship with the trust in them. And trust comes with the skill. Exactly. Confidence comes with the skills. And if they are bestowed with the requisite level of the skill, then it shows that they are confident enough and they can cope up with the requirements of the market. And that's what's happening around us. And we feel that from the market point of view and the echoes we're getting from the market, we are quite hopeful that we have done a lot in this particular direction. Okay. And still the things are in progress. They will help us out to make our students one of the premier lots in the market. You are preparing your students from the day one to be presentable in industrial level. So how do you engage your faculty and students as well for the skill enhancement? What kind of platform you are providing to the students and faculty as well? Actually, there are multiple stages. Okay. For example, we induct the student and then a student goes into the classrooms. Okay. Classroom has a certain sort of atmosphere. We have, a requisite level of the class appearance. Exactly. A student has to be present in the class, and this is, one of the most strict policy of the TUF. Yeah. Number two, this is the classroom environment where we go with assignments, we go with quizzes, we go with a certain sort of competitions, etc. Secondly, we arrange the competitions, and these competitions are annual based, semester based. They are typically related to the course outlines that's directed by the HEC requirement. Sort of. They are partially related to their course outlines, to their contents. But majorly, we focus over the market requirements. For example, once say you want to become a developer in the market, what are the latest tools in the market? If the student is in the first or second or third semester, he or she is engaged with the routine level classroom activities. Exactly. However, we arrange different seminars. We call the state of the art people around us, the experts, sometimes the leading guys from the academics and the industry. And this is a regular practice. We go through the summits. We have a mature
atmosphere of, the conferences as well. And the best thing I perceive is we have launched the Innovative Library, one of the premier events of this region. We invite the different universities. We gather the different level of the skill sets under the same marquee. It was the first time at TUF it happened? No, this was second time. Second time. Okay. If particularly if we talk about the Innovative Lalpur, it was started in 2023. Okay. And we engaged 11 universities of the area. Okay. We got 71 projects, and all those 71 projects, the game of first, second, third is different. Okay. But the game of learning of students, I think it the is team, different. the idea, Yeah. the innovation. The best projects of the Faisalabad were gathered under the same marquee. Our students went through those projects. Luckily, in the first version of the Innovative Lalpur, all three positions got by TUF. I don't think it can be a matter of pride, but I think this shows the commitment and the skill set of our students and the faculty as well. Recently, on the 3rd May, in the previous month, we again hosted the Innovative Lalpur 2.0. It was participated by 26 universities from all over the Pakistan. The response we got, that was overwhelming. And we shortlisted 150 projects. And among the 150 projects, first we decided to honor the 3 projects. Then the administration, looking at the response of the students and the skill set of the students. Because they were the best. Yeah. The universities actually selected their best projects and sent to us. Definitely. When we went through the competition, we realized that the students must be encouraged. They did the fabulous jobs in their projects. I mean, if someone was concentrating over the agriculture, the idea was innovative. Okay. The input was marvelous. The tools were used. I think as much as I can appreciate them, it will be less than the requisites. I cannot. I have no appropriate words to appreciate the people. I mean, someone sitting in the Rahim Yar Khan or in the Cholistan, and he's working on the agriculture. He's trying to, impact the best market practices under the same roof. And when we went through the evaluations, we realized that the youth is no longer restricted with the local values. Exactly. They are working on a modern basis, and so modern sometimes. And I think we got really missed. appreciated. They traveled all along the way towards the Faisalabad at the TUF to present their projects. Yeah, to present their projects. Actually, for me, they actually expressed the level of their skills and the level of their academic as well as the industrial commitments at their institutions. Even the heads of institutions, the vice chancellors, took the deep interest in it. They came over here and they even went through the evaluation criteria, through the evaluation process, and the feedback was excellent. The basic question you are interested in was how we are engaging them. Exactly. When the students go through 150 different sort of the projects with different sort of tools, and those are already shortlisted, already, won some of, smaller or intermediate level of the competitions, it not only enhances the students' thirst to jump into these skills, but also it encourages the students to have the opportunities those are existing globally. For example, recently we had a seminar, and we just presented a report of the World Economic Forum. The World Economic Forum says that by 2030 we need 85 to 90 million cybersecurity experts only. What will be the position of the AI at that particular moment of time? This is another question. Definitely. What will we do with blockchain? This is another domain. What will we do with the data science? This is another domain. The cloud will be where no one knows. It's all about under the umbrella of computer sciences. Yeah.
when you arrange the competitions like this and the students exchange their views with each other. I mean, NUS is there, UET is there, FAST is there, Actually, the saturation and competition is really challenging. Yeah. It's time. The time is very crucial, you can say. So how do you manage all the events, all the opportunities for the students? How do you engage them? Is there any other platform? Are there any societies available at TUF? Yes. We actually right now at that, at the TUF level, there are multiple societies, long list of society is there, and the concerned departments are doing very good. They are very skilled in that particular sort of job. They are engaging the students very good. But as far as the Department of Computer Science is concerned, we have a culture of clubs. For example, we have Innovation Club. We have a Programming Club. We have an Artificial Intelligence Club. We have, IT Society. This is a sort of club, but it is IT Society. We have a Gaming Club. And likewise, some of the other communities we have inside the department. You are going to cover all the aspects? Yeah, we have a very strong IEEE society as well. A communication society, computer society, and they are acknowledged by the regional as well as the international authorities. Whenever we go for some event, whenever we go for the engagement of the students, these societies and clubs are always at the front foot. And that's why the engagement of our students is more than our expectations. We are always, we feel always pleasure to arrange something for the students, and the engagement of students encourages us to go for the next one. Sir, being Dean Faculty of Information Technology, what are your goals towards your department? What are your innovative thoughts? Actually, goals are always multidimensional. First of all, we have some academic goals. Okay. Currently, we are running 5 programs. We are, we have PG programs, MS and PhD in data science and computer sciences. The requirements of the market are changing, and we need to actually embed, to augment our academics as per the requirements of not only national community as well as the international community. Number one. Number two, we want to bestow our students with such level of the confidence, and that confidence shall be based over the skill set we will embed in our students. We want such level of the students in our such level of confidence in our students, so that when it enters into the market, it finds nothing new in the market. This is our academic goal. And competing the environment, alhamdulillah, I can say it with the best of my confidence that in the regional, in the regional atmosphere, I think we are one of the best. Alhamdulillah, we are one of the best. All the institutions are best, but I think our reputation has grown too good with the commitment of the students who are interested to take admission at TUF, how can they approach? Each and everything is available on the website. The faculty profiles, the scheme of studies of different programs, the hierarchy and the nomenclature of those particular sort of the programs. Then what we do throughout the semester, we have the glimpses over the website. And I think if a student visits the website, he or she can have the better idea about what is going on inside the TUF and inside the computer science department especially. Thank you so much, sir, for your precious time to share the pearls of knowledge with us. Can you please like to give a short message to our audience? Yes. Since being the computer scientist, we are at the leading role of the global community now. What is lacking inside
the national environment, what is lacking actually, what I feel is the linkages, the bridging between the academics, industry, and the government. We have a concept of triple helix model that says the academics embeds the industry embeds the government, and the government provides the umbrella to both of these. What is happening in the developed countries? I don't go too much beyond the scope of the discussion. Just we focus over the Europe and America. What is going on there? Intel, Compaq, Microsoft, Apple. What is the volume of revenue they are generating? They are the spin-offs of the different universities, of the MIT, the Stanford. If we just have a single look over the data, the revenue that has been produced by the companies, those who are based over these two universities only, so we can easily get the conclusion that the revenue they have generated is more than the overall GDP of more than 50% of the global community. If this model is adopted in Pakistan, academics assist the industry, and the industry provides the proper input to the government, we can have a very successful model. And this successful model can bring us out of all the difficulties we are facing right now, including economy, including the decline in the society, including the decline in moral values, and all those we can just imagine. This is my message as well as my strong request that if we make an effort on this particular front, we can have all the dreams come true that we can imagine. Thank you so much, sir. So, ladies and gentlemen, as we have esteemed guest today with us with the innovative thoughts, leadership thoughts, he has not only worked at national or international level and shared his number of experiences with us. Definitely, it will not only change our worlds, but definitely with our mindset. And hope you will enjoy and will be stay tuned with us for another exploration of the other department at TUF. Stay tuned with us. Thank you so much for coming. जी वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं प्रोग्रेसिव पाकिस्तान वेब FM 96.6 पर और मैं हूं फ़रूख शेख मेरा और आपका साथ रहेगा जी इंशाल्लाह 2 बजे तक। और आज हम बात करें कंटेंट के हवाले से, कंटेंट किस हद तक ज़रूरी होता है किसी भी मीडियम के ऊपर, और मीडियम के ऊपर जब कंटेंट दिया जाता है। तो मैं चूँकि रेडियो के हवाले से बात कर रहा हूँ, मेरे साथ जो आज मेहमान हैं ख़ास तौर पर उनकी एक्सपर्टीज़ जो है वो भी रेडियो की हैं। तैयब हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन कंटेंट सिर्फ रेडियो के ऊपर नहीं, मुख्तलिफ मीडियम्स के ऊपर बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। ख़ास तौर पर अगर हम सोशल मीडिया की बात करते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर भी जिस टाइप का कंटेंट दिया जाता है वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और अक्सर कहा जाता है कि सोशल मीडिया एक ऐसा मीडियम है जो बेलगाम होता है, इसको कंट्रोल नहीं किया जाता, या फिर यहाँ पर फ़िल्टर का प्रोसेस नहीं है, हम इसको फ़िल्टर नहीं कर सकते। लेकिन कम से कम वो फ़िल्टर हमारे अपने पास तो मौजूद है। हमें तो अंदाज़ा होना चाहिए कि हम क्या प्रेजेंट करने जा रहे हैं और उसका हमारी सोसाइटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा। तो जनाब आप प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं, हमारे साथ रब्ता करके 0334 19 66 966 पर प्रोग्राम की जानिब बढ़ते हैं। तो ये भाई सोशल मीडिया कंटेंट की जब हम बात करते हैं तो आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया बेलगाम तो है क्योंकि फ़िल्टर प्रोसेस नहीं है यहाँ पर। तो जब फ़िल्टर प्रोसेस नहीं है तो क्या हम खुद से भी वो फ़िल्टर नहीं लगा सकते? क्या हमें भी अंदाज़ा नहीं होगा कि हमने क्या कंटेंट सोशल मीडिया के ऊपर प्रेजेंट करना है? और ऐसे में आपके सोशल मीडिया के ऊपर तकरीबन 80% या 85% कंटेंट ऐसा है जो आपके हमसाया मुल्क से आ रहा है और हम बुरी तरह उस कंटेंट से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। तो वो हमें या हमारे कल्चर को किस हद तक डैमेज कर रहे हैं? अच्छा, इसमें यह है कि मैं एक दफ़ा एक एपिसोड देख रहा था टीवी की, कुछ एनालिसिस बैठे हुए थे, एक्सपर्ट्स बैठे हुए थे, जिनमें से कुछ मेरे अच्छे दोस्त हैं या इंस्पिरेशनल वे में मैं उनको लेता हूँ। उसमें किसी ने एक दफ़ा बात की, उस शो का हिस्सा ये था, उन्होंने कहा जी हमारी मसाजिद में ये दुआ होती है कि यहूद व नसारा हमारे खिलाफ साजिश करते हैं
हमारे खिलाफ साजिश करते हैं। बिल्कुल सही। तो साहब ने फरमाया कि आप में ऐसा क्या है कि आपके खिलाफ साजिश करते हैं? साजिश तो उनके लिए होती है जो आपसे ज़्यादा कामयाब होते हैं, कमज़ोरों के खिलाफ साजिश नहीं होती है। सही। हम हमसाया मुल्क से इसलिए इंस्पायर्ड हैं या इसलिए इन्फ्लुएंस्ड हो रहे हैं क्योंकि हमारे पास अपना कुछ नहीं है। जब आपके पास करने के लिए कुछ नहीं है तब आपने कहीं हाथ पैर तो मारने। बिल्कुल सही है। फिर कंटेंट उनका भी उठाएंगे, कंटेंट वहाँ से कॉपी पेस्ट करना शुरू करेंगे। आप और हम जानते हैं रेडियो पे सिफारिश से बहुत सारे लोग आते हैं, लड़कियां आती हैं, लड़के आते हैं, जी हमें आरजे बनना है, बने। पहला शो तो उन्होंने कई महीने सोचा होता है, बोल लेते हैं, बिल्कुल। दूसरे शो पे आके खामोश हो जाते हैं। तो वो कहते हैं जी हमें कोई टॉपिक दें, हम क्या बात करें। बिल्कुल फैक्ट है। यहाँ पे आके फंस जाते हैं। तो आप कॉपी पेस्ट से ज़्यादा अरसा गुजारा नहीं कर सकते हैं। आप ड्रामा सीरीज़ देख लें, आप कोई रियलिटी बेस्ड शोज़ देख लें, चाहे वो वर्ल्ड वाइड। अच्छा, जो हमारा कह लें कि इसमें ज़्यादातर जो जिससे हम मुतासिर हैं वो हमसाया मुल्क से। हमसाया मुल्क यूरोप से। बिल्कुल। अब यूरोप के पास क्रिएटिविटी है, ठीक है जी, एक्सीलेंसी वहाँ पे, वो वहाँ से कॉपी कर रहे हैं। हमारे लोगों का मसला है कौमी ज़ुबान का, उर्दू का, अंग्रेज़ी समझने का, इसलिए हम वो जो यूरोपियन चैनल्स हैं उनको देखते नहीं हैं। नहीं तो फिर हम समझ सकेंगे यार ये हमसाया मुल्क अगर ये कॉपी कर रहा है तो फिर इसमें कोई ख़ास बात नहीं है, हमें इसको कॉपी नहीं करना है। बिल्कुल। हमारा विजन ब्रॉड नहीं है, हम सोचना ही नहीं चाह रहे हैं वैसे। बिल्कुल। हम सोच रहे हैं कि अगर हम एक हमसाया मुल्क के कंटेंट को कॉपी करेंगे तो वहाँ पे आबादी अरब में है। बिल्कुल। आपके पास 24 करोड़ आबादी है, जिसमें से 12 करोड़ आप खवातीन और बच्चे और यंगस्टर्स को लगा लें, बीमारों को लगा लें और डॉक्टर्स को लगा लें, इंजीनियर्स को लगा लें, जिनके पास टीवी देखने का भी टाइम नहीं है। वो 12 करोड़ में से हाफ जो है वो टीवी देख रहे हैं, और वो हाफ यानी फोर्थ रेशो जो है ऑफ 24 करोड़ वो टीवी देख रही है, जिसे हम कामयाबी समझ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। सर तख्लीक की सलाहियत जो है वो कुदरत की तरफ से तोहफा होती है कि अगर आप क्रिएटिव हैं, क्या क्रिएटिविटी को इन्हांस किया जा सकता है, या फिर कोई ऐसे बच्चे या ऐसे नौजवान जो काम करना चाहते हैं लेकिन क्रिएटिविटी नहीं होती, क्या उनमें क्रिएटिविटी लाई जा सकती है? बिल्कुल लाई जा सकती है, पॉलिश किया जा सकता है। एक अच्छा जौहरी जानता है ना कि कोयले में पत्थर हीरा छुपा हुआ है। जौहरी का काम है, हीरा वगरना पत्थर ही है। यहाँ पे आप और हम देखते हैं, इवन हम भी अभी भी रॉ मटेरियल हैं, हम लोग भी अच्छी तरह पॉलिश नहीं हुए, लेकिन हम कुछ ना कुछ तो सीख पाए रेडियो से। बिल्कुल। हम जब पहले दिन आए थे तो हम तो अंदर स्टूडियो में आते हुए भी डर रहे थे। हमारे प्रोड्यूसर साहब ने हमें ये सिखाया हुआ 8 बरस पहले कि बेटे ये एक तलवार है, ये माइक नहीं है, ये आपको बचा भी लेगा और आपको ये मरवा भी देगा। बिल्कुल। आपने इससे बचना है, इससे लोगों को जलाना नहीं है। जब आप खुद बचने की कोशिश करेंगे तो लोग ऑटोमेटिकली बचते चले जाएंगे। बिल्कुल सही। आप लोगों पे अपनी राय थोप नहीं सकते हैं कि मेरे मुताबिक ऐसा होना चाहिए। आप कह सकते हैं कि मेरी राय में ऐसा होना चाहिए, राय में ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल। तो जब आप अपनी राय लोगों के सामने पेश करते हैं तो लोग उसको सुनते हैं। लोगों को जब आप इंडोर्स करेंगे या डिक्टेट करेंगे तो लोग उसको सुनना नहीं चाहेंगे। बिल्कुल सही। सर जिम्मेदारी एक बड़ी आयद होती है, ख़ास तौर पर जब भी आप माइक के ऊपर जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपने क्या बोलना है और बड़ा केयरफुली आपको प्रेजेंट करना पड़ता है। जैसे भी आप जिक्र करें कि आपके पास दोनों ऑप्शंस है, आपने अच्छा करना है या बुरा करना है, डिसाइड आपने करना है। सो अल्टीमेट जैसे ही माइक ओपन हुआ तो सिलेक्शन क्राइटेरिया आपके हाथ में आ गया और एक बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर आयद होगी। जिम्मेदारी को समझना किस हद तक ज़रूरी है कि आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो कि आप सोसाइटी में अपना पॉजिटिव रोल प्ले कर रहे हैं। रेडियो पे जो हमारा पहला क्वेश्चन था कि रेडियो ने हमें क्या दिया है, रेडियो ने हमें मुल्क को मुल्क कहना सिखाया है, बिल्कुल, गलत को गलत कहना सिखाया है। ऐसी रेडियो पे जब भी हमने बात करनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ही करनी है। तो मैंने एक बार पूछा और हमारी टीम मेट ने भी पूछा, सर ऐसा क्यों है, हम बोल ही रहे हमें कौन सा कोई देख रहा है। मैंने कहा हो सकता है आपको कोई मुसन्निफ सुन रहा हो, अदीब सुन रहा हो, कोई मुफक्कर सुन रहा हो, कोई मुफ्ती सुन रहा हो, कोई ऐसा बंदा सुन रहा हो जो आपको रोल मॉडल के तौर पे ले रहा हो। बिल्कुल सही है। आपके एक गलत मैसेज की वजह से हो सकता है कि उसका रास्ता जो है वो डिट्रैक हो जाए। बिल्कुल सही। सो आपको केयरफुल होना है, आपको केयरफुल होना है। और जब तक आप केयरफुल नहीं होंगे, जो अभी बात मैंने की उसी को सेकंड कर रहा हूँ कि जब तक आप खुद नहीं बचेंगे आप औरों को नहीं बचा सकते हैं। आप खुद डूब रहे हो, आप दूसरे को किस तरह हेल्प आउट करेंगे। बिल्कुल सही है। सर मुताला किस हद तक ज़रूरी है, रीडिंग हैबिट आज के दौर में? तो खैर अब क्या इस पे बात करें, मैं बेतहाशा प्रोग्राम्स इस हवाले से कर भी चुका हूँ और हमारी कोशिश भी ये होती है कि रीडिंग हैबिट के हवाले से बात की जाए, मुताले के शौक़ के बारे में बात की जाए कि किसी तरह दोबारा
हमारे बच्चों में ये शौक़ पैदा हो, किताबों के साथ एक रग़बत हो, हमें किताबें पढ़ने का शौक़ हो, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता बहुत गैप आ चुका है। तो कैसे मुमकिन है कि मुताले की आदत को रिवाइव किया जाए? और सेकेंडली, अगर हम रेडियो कंटेंट की बात करते हैं तो उसके लिए भी आपके पास मुताला होना बहुत ज़रूरी है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैंने कहीं पढ़ा था और इसको अप्लाई किया अपनी ज़िंदगी में। एक किताब को आप कई मरतबा पढ़ते हैं या एक मरतबा कम से कम पढ़ते हैं, तो जब आप उसे पहली मरतबा पढ़ते हैं तो वो किताब आपको और तरह मिलती है। सही। आप उसी किताब को दूसरी मरतबा पढ़ेंगे तो वो किताब आपको और तरह से मिलेगी। किताब की सबसे बड़ी खूबसूरती ये कि आप उसे जितनी बार पढ़ते हैं वो आपको एक नया जाविया देती है। हमारे घरों में किताब पढ़ने का रुझान हमारे बड़ों ने ख़त्म किया। आप अपने दादा और नाना की बुक शेल्फ में आज भी किताबें देखते हैं, लेकिन आप अपने बाप की किताब में नहीं, बाप की अलमारी में वो शेल्फ में किताब नहीं देखते। तो जब आप अपनी विरासत में किताब को लेके नहीं आ रहे तो बच्चे किताब पढ़ने से भी दूर है। सही, बिल्कुल सही। सर, कंटेंट बेसिकली होना क्या चाहिए जिसको हमने प्रेजेंट करना है? हमारे पास क्या फाइनल सिलेक्शन है कि हमने ऐसा ही कंटेंट देना है जिसमें हम सोसाइटी की इस्लाह भी चाहते हैं और हमें भी पता होगा कि हमने सही काम किया? अच्छा, उसका ये होता है कि रेडियो पे या किसी भी इदारे में, जिस तरह डिफरेंट कॉलेजेस में डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए डिफरेंट टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, असातिज़ा हैं। रेडियो भी एक कॉलेज ही होता है, रेडियो भी एक स्कूल होता है जहाँ पे डिफरेंट स्लॉट्स के लिए डिफरेंट तरह के वॉइसेस और वोकल्स मौजूद होते हैं। अब ये ऐसा है कि अगर रात का प्रोग्राम मैं गज़ल और शायरी पे कर रहा हूँ और कोई मॉर्निंग शो वाला उठकर आके रात को गज़ल पढ़ेगा तो वो बर्बाद कर देगा उसे। बिल्कुल सही, बिल्कुल। जब तक हम अपने काम के साथ लॉयल होके नहीं चलेंगे और दूसरे काम में इंटरफेरेंस नहीं छोड़ेंगे, आप यकीन करें सोसाइटी में बदलाव नहीं आने का। आप अपने प्रोग्राम में अगर गज़ल में, अगर मैं अपनी बात करता हूँ तो मैं गज़ल में अगर मैं नोशी के और इस तरह की फजूलियात से भरे हुए अशार पढ़ता रहूँगा तो सुनने वाला कहेगा यार एक बार तो सही ज़रूर करें। बिल्कुल सही। लेकिन अगर मैं रूमी को पढ़ रहा हूँ, अगर मैं इकबाल को पढ़ रहा हूँ, अगर मैं अहमद फराज साहब को पढ़ रहा हूँ, परवीन शाकिर को पढ़ रहा हूँ, नौशी गिलानी को पढ़ रहा हूँ, तो डेफिनेटली फिर सुनने वाला किताब की तरफ आता है कि यार ये लोग कौन थे। अगर मैं जॉन एलिया की बात करूँ तो जॉन एलिया फेसबुक पे इतना पॉपुलर हुआ है तो उसकी किताबें कहाँ से मिलती हैं। अगर मैं वासिफ साहब की कोटेशन कोट कर रहा हूँ तो वासिफ साहब कौन है? बानो कुदसी और इशफाक साहब का जिक्र हमने किया। ये लोग टीवी ड्रामाज में आते रहे, टीवी चैनल्स पे आते रहे, ये लोग रेडियो पे रहे। आखिर इन्होंने क्या लिखा है ऐसा कि ये टीवी पे मौजूद है? बिल्कुल सही। सर, एक साइड पे प्रेजेंटर्स हैं, रेडियो को जो कंटेंट दे रहे हैं, दूसरी साइड पे लिसनर्स हैं, और लिसनर्स वाली क्लास जो है वो एक बड़ी क्लास है और सबसे ज़्यादा मुहतात या केयरफुल भी होती है, जो आपको बड़ा कीनली वॉच कर रही होती है, क्योंकि हम भी लिसनर रह चुके हैं और अभी भी हैं। क्योंकि रेडियो करने से पहले भी हम भी लिसनर थे और हम सुनते थे और हमें ये लगता था कि शायद ये जो आवाज़ की दुनिया है इसके पीछे पता नहीं क्या है, और वो आपके दिमाग में इवन कि आपकी पूरी की पूरी सराहियत कर रही होती है वो, और वो इसलिए कर रही होती है कि उसके पीछे प्रॉपर रिसर्च है, ये मुताला है और ऑथेंटिसिटी है, तभी वो बात लोगों के ऊपर असर करती है और हमें पता लगता है कि क्या डिलीवर हो रहा है। और आज वो जो वज़न है वो कम हो चुका है। क्या रीज़न लगती है आपको? ताली दोनों हाथों से बजती है। ठीक है, मैं जितनी भी अच्छी बात कर रहा हूँ, अगर सामने वाला कबाड़ी है तो मेरे लफ्ज़ जो हैं वो रद्दी हैं, रद्दी हो जाएंगे इससे। लेकिन अगर सामने वाला वो बात सुनना चाह रहा है जो मैं कहना चाहता हूँ, और मैं अपने प्रोग्राम के इंट्रो में भी कहता हूँ और एक ये वायरल भी हुई बात, कुछ वो बातें जो मैं कहना चाहता हूँ, कुछ वो बातें जो आप सुनना चाहते हैं। बिल्कुल। तो दोनों में कहने और सुनने में जी बिल्कुल सही है। तो इसकी केमिस्ट्री से ही हम एक शो को अच्छा बना सकते हैं। सर, फाइनली क्या पैगाम देना चाहेंगे जितने भी हमारे नौजवान हैं जो रेडियो को सुनते भी हैं और रेडियो को ज्वाइन भी करना चाहते हैं, प्रेजेंटर्स बनना चाहते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर अपनी एक्टिविटीज़ करते हैं, डिफरेंट व्लॉग्स करते हैं, पॉडकास्ट करते हैं, क्या कंटेंट होना चाहिए या उनका बिहेवियर कैसा होना चाहिए एज अ प्रेजेंट? मैं अपने सभी सुनने वालों को और जो इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बने और जहाँ तक ये मैसेज जाएगा, एक ही बात कहना चाहता हूँ, चाहे वो किसी भी तरह का प्लेटफॉर्म हो, सोशल मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, प्रिंट मीडिया का, क्वालिटी मैटर्स नॉट क्वांटिटी। आप थोड़ा काम करें, अच्छा करें। सही, बिल्कुल सही। जब आप क्वालिटी को मेक श्योर करेंगे तो डेफिनेटली आपकी क्वांटिटी भी बढ़ती चली जाएगी। लेकिन आप मैसिव लेवल पे अगर क्वांटिटी ही लेकर आ गए और क्वालिटी नहीं है
तो बिल्कुल नहीं है काम, इसमें बचत नहीं है। मैं अक्सर कहता हूँ बहुत सारी जगहों पे कि हम 5 किलो कूड़ा नहीं खा सकते, रोटी का 1 लुकमा खा सकते हैं। हाँ बिल्कुल। तो क्वालिटी मैटर्स, नॉट क्वालिटी। तो आप quantity। इस पे क्वालिटी पे काम कीजिए, आप क्वांटिटी वाले भी बन जाएंगे। बिल्कुल सही है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आपने शुक्रिया। कीमती वक्त दिया। आज प्रोग्रेसिव पाकिस्तान में हमने बात की है जी कंटेंट के हवाले से, और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थे तैयब हुसैन साहब। बहुत डिटेल डिस्कशन रही, बहुत कुछ सीखने को मिला, ख़ास तौर पर कंटेंट किस हद तक ज़रूरी हो सकता है हमारी रूटीन में जब भी हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बात करते हैं। रेडियो को डिस्कस किया गया डिटेल में, रेडियो प्रेजेंटर्स किस तरीके से अपना कंटेंट देते हैं और उसमें भी क्या क्या एहतियातें हो सकती हैं। फाइनली प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है और जाने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जब भी कंटेंट की बात की जाती है तो एक बड़ी जिम्मेदारी तो आयद होती है हमेशा प्रेजेंटर्स के ऊपर। रेडियो के हवाले से अगर हम डिफरेंट मीडियम्स की बात करते हैं, उसमें जो की मीडियम है आज के दौर को देखते हुए वो है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरीके से कंटेंट दिया जाता है वहाँ पर भी उससे भी बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है, क्योंकि वहाँ पर आपको हर तरह की क्लास जो है वो आपके साथ कनेक्टेड है। बच्चे भी आपको सुनने और देखने वाले मौजूद होते हैं, वहाँ पर नौजवान नस्ल आपके साथ कनेक्टेड है, बड़े बुज़ुर्ग, ख़वातीन, हर तरह का तबका आपके साथ जुड़ा हुआ होता है। वहाँ पर इंतहाई हमें मुहतात होना पड़ता है कि हमने क्या डिलीवर करना है और क्या डिलीवर नहीं करना। तो जनाब आज के प्रोग्रेसिव पाकिस्तान से फ़ारूक शेख को इजाज़त दीजिए। मेरी आपके साथ अगले प्रोग्रेसिव पाकिस्तान में फिर मुलाकात होगी नए मौजू के साथ, नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।